परों को खोल ज़बाना उड़ान देखता है, तू ज़मीं पर बैठकर क्या आसमान देखता है। जय हिंद माय फ्रेंड्स, मैं सौरभ आप सभी का डियर प्रतीक क्लास में स्वागत करता हूँ। मेरे साथियों, जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि शाम को 7 बजे हमारी सेशन साइंस की प्रैक्टिस क्लास रोजाना जब तक आपका आरआरबी ग्रुप ए का पेपर नहीं हो जाता है तब तक होता रहेगा। उसी वादे को कायम रखने के लिए मेरे दोस्तों, मैं आपके बीच में अपनी क्लास को लेकर उपस्थित हो चुका हूँ। तो इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं मेरे साथियों, इन क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़िएगा और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। ठीक, किसी कारणवश मेरे दोस्तों आज हम आपकी क्लास लाइव नहीं ले सकते हैं, उसके लिए हमें खेद है, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि नवरात्रि का पावन अवसर चल रहा है और आज विसर्जन का दिन है। और मेरे दोस्तों शाम के समय में काफ़ी डीजे का काफ़ी शोरगुल होगा, क्योंकि पढ़ाने में बाधा उत्पन्न होता है। ठीक, और गाने की वजह से कॉपीराइट आने की मेरे दोस्तों परेशानी भी है। तो इसलिए आज की जो क्लास है ये आपकी ऑफलाइन होगी। आशा करते हैं कि आप क्लास को पूरा देखेंगे मेरे दोस्तों, और आंसर आप क्वेश्चनों का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। आपके बीच में हम भी जुड़े रहेंगे कि हम देखेंगे कौन कौन किन किन क्वेश्चनों का सही आंसर कर रहा है और कौन नहीं कर रहा। आइए क्लास को शुरू करें। पहला क्वेश्चन मेरे दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था, काफी प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि किसी गोलीय दर्पण मेरे दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि किसी उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के अनुदिश, किसी उत्तल दर्पण के मेरे साथियों मुख्य अक्ष के अनुदिश आपतित प्रकाश किरण के लिए आपतन कोण क्या होगा। ये हो गया भैया मुख्य अक्ष और उत्तल दर्पण कह रहा। तो ऐसा दर्पण जिसके ऐसा गोलीय दर्पण जिसकी भीतरी सतह कलाई की गई हो मेरे दोस्तों उसे कहते हैं उत्तल दर्पण। और ये मुख्य अक्ष के अनुदिश प्रकाश की किरणें जा रही हैं और ये किससे टकराते हैं, दर्पण से टकराने के बाद ये अपसारित हो जाती हैं। ये क्या हो जाती हैं, तो ये अपसारित हो जाती हैं, अभिसारित नहीं होती हैं, अपसारित होती हैं। तो ये अपसारित हो जाती है मेरे दोस्तों। और चूंकि मुख्य अक्ष और प्रकाश की किरण मेरे दोस्तों आपतित किरण, मुख्य अक्ष और आपतित किरण में कोई संबंध यहां पर दिखता नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो 0 डिग्री होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर मेरे साथियों 0 डिग्री होगा। अगला क्वेश्चन ये रहा। एक चीज और आप लोग नोट करके देखिएगा मेरे दोस्तों, 90 डिग्री जब प्रकाश की किरणें किसी समतल दर्पण से टकराती हैं और टकराने के बाद परावर्तित हो जाती हैं, तो मेरे दोस्तों आपतित किरण और परावर्तित किरण, आपतित किरण मेरे दोस्तों, आपतित किरण और परावर्तित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच बनने वाला जो कोण होता है इसे हम लोग कहते हैं 90 डिग्री। याद रखिएगा, इसे क्या कहते हैं, 90 डिग्री कहा जाता है। लेकिन अगर आपसे आपतन कोण पूछ ले तो आपतन कोण आई बराबर यहाँ बनेगा 45 डिग्री और यहाँ पर बनेगा आप परावर्तन कोण कितना होगा, तो ये भी 45 डिग्री। ठीक, अगला क्वेश्चन। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करनी है मेरे साथियों। अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी, यानी कि एफ बराबर कितना होगा, ये पूछा जा रहा है। इसका आवर्धन क्षमता दिया गया है मेरे दोस्तों -2 सेंटीमीटर, यानी कि यम बराबर -2 सेंटीमीटर दिया गया है। ध्रुव से 2.5 मीटर की दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब निर्मित करता है। भैया प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, तो प्रतिबिंब की दूरी मेरे दोस्तों 1.5 मीटर है। प्रतिबिंब की दूरी 1.5 मीटर है मेरे दोस्तों, धनात्मक है। क्या है, यहाँ धनात्मक दिया गया है। इसका अर्थ यह है कि ये प्रतिबिंब मेरे दोस्तों दर्पण के सामने बन रही है। ठीक है, आप सभी लोगों को पता है ये प्रतिबिंब कहां बन रही है, दर्पण के जस्ट सामने बन रही है। ठीक, अगर आगे बात करते हैं मेरे दोस्तों, तो अगर हम आवर्धन क्षमता के फार्मूले की बात करते हैं तो आवर्धन क्षमता का फार्मूला होता है -v/u, यानी कि मेरे दोस्तों दर्पण की आवर्धन क्षमता बराबर होता है माइनस प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की, या वस्तु प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु। तो यहां पर हमें v बराबर कितना दिया गया है मेरे साथियों, आवर्धन क्षमता -2 सेंटीमीटर -2 दिया गया है डायोप्टर,
और मेरे दोस्तों इसके बाद यहाँ पर दूरी कितनी दी गई है प्रतिबिंब की, तो दूरी मेरे दोस्तों -1.5 मीटर है। हमें u का मान ज्ञात करना है, क्योंकि जब u का मान मिलेगा तभी हम फोकस की गणना कर सकते हैं दर्पण के सूत्र से। आप सभी लोगों को पता है मेरे दोस्तों, फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, तो हम लोग दर्पण के सूत्र का प्रयोग करेंगे। दर्पण का सूत्र क्या होता है, तो 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u। अब हमें u का मान तो ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि v का मान तो हमें पता है, लेकिन u का मान हमारे क्वेश्चन में दिया नहीं गया है। तो क्वेश्चन में u का मान ज्ञात करेंगे मेरे दोस्तों आवर्धन क्षमता के फार्मूला से। यहाँ अगर हम इसे सरल करते हैं तो ये माइनस इससे कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो u बराबर हमें मिलेगा यहाँ पर 1.5/2। सरल करेंगे मेरे दोस्तों तो ये जाएगा पहले 0 बार, यानी कि 0 बार जाएगा, फिर 0.7 बार, फिर 5 बार, 2 सत्ते 14 और 2 पंचे 10, यानी कि u का मान हमें कितना मिला, तो u का मान हमें 0.5 मीटर मिला, 0.75 मीटर मिला है मेरे दोस्तों। चूंकि दर्पण कैसा है, चूंकि दर्पण मेरे दोस्तों ये दर्पण जो कि अवतल दर्पण है, इसलिए u का मान नेगेटिव में होगा, u का मान कैसा होगा मेरे दोस्तों, u का मान नेगेटिव होगा, माइनस होगा। अब आपको हर एक चीज पता हो गई, आपको मेरे दोस्तों प्रतिबिंब की दूरी पता हो गई है, दर्पण की दूरी पता हो गई है, बस आपको फार्मूले पर रख दीजिए आपका आंसर। ठीक, याद रखिएगा मेरे दोस्तों, हमेशा अवतल दर्पण में हमेशा u का मान क्या होगा, तो u का मान मेरे दोस्तों ऋणात्मक होता है, हमेशा u का मान ऋणात्मक होता है। लेकिन प्रतिबिंब की स्थिति मेरे दोस्तों, जब प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है, तब अवतल दर्पण में मेरे दोस्तों v का मान क्या होता है, v का मान धनात्मक होता है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर धनात्मक दिया गया है, यानी कि v का मान मेरे दोस्तों हमें धनात्मक 1.5 दिया गया है मीटर, और u का मान मेरे दोस्तों हमें निगेटिव में ज्ञात करना होगा, यानी कि u का मान हमें -0.75 लेना पड़ेगा। चलिए लेते हैं मेरे दोस्तों, तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, -0.75। चलो माइनस प्लस क्या होगा, तो सर जी माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है मेरे दोस्तों, और यहाँ 1/0.75। ठीक, इसे सरल करते हैं तो ये 1/1.5 है, तो इसे 10.10/5 लिखें, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसी तरह मेरे दोस्तों इसे 100 अगर मैं 75 लिखूं तब भी कोई दिक्कत नहीं। ऊपर नीचे मैंने दोस्तों 110, इसमें 10 से गुणा, इसमें 10 से भाग कर दिया, इसमें 100 से गुणा, इसमें 100 से भाग कर दिया, और ये वैल्यू हमें मिली। इसे सरल रूप में अगर हम परावर्तित करेंगे मेरे दोस्तों, तो 2 पंचे 10 होता है, सॉरी 5 दूनी 10 और 5 तिहाई 15 मिलेगा आपको यहाँ पर, और इसे 25 चौका 100 और 25 तिया 75 मिलेगा, 25 चौका 100 और 25 तिया क्या मिलेगा मेरे दोस्तों, 25 तिया 75। ठीक, और सरल करेंगे तो यहाँ से हम सरल करते हैं, तो सरल करते जाएंगे तो क्या मिलने वाला है, आइए देखते हैं। तो इसे सरल करेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा, हर बराबर है तो घाते घट जाएंगे, -2 आएगा, यानी कि 1/f बराबर हमें मिल रहा है, 1/f बराबर हमें मिलता है मेरे दोस्तों -2/3। हमें f की वैल्यू ज्ञात करनी है, फोकस दूरी ज्ञात करनी है। फोकस दूरी जब ज्ञात करेंगे तो 1/f है, जब इसे f रूप में हम कन्वर्ट करेंगे मेरे दोस्तों तो ये 3/2 हो जाएगा, -3/2 हो जाएगा। ठीक, ध्यान रखिएगा यहाँ 1/f है मेरे दोस्तों, और ये -2/3 है। जब मेरे दोस्तों आप इसका बदलाव करोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा मेरे साथियों क्या, 3/2 मिलेगा। भाग करिए मेरे दोस्तों 2 से 3 में, तो 2 1 के 2 होता है, और 2 पंचे 10 होता है, यानी कि 1.5 मीटर मिलेगा।
1 दशमलव क्या मिलेगा, 1.5 मीटर मिलेगा। ये प्यारा से क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन। इस प्यारे से क्वेश्चन का मेरे दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा, चौथा ऑप्शन। यानी कि फोकस दूरी क्या होगी, तो फोकस दूरी मेरे दोस्तों 1.5 मीटर होगा। फोकस दूरी 1.5 सेंटीमीटर। ठीक, इसके लिए आपको सबसे पहले मैंने क्या किया है, तो सबसे पहले आवर्धन के फार्मूले का प्रयोग कर मैंने u की वैल्यू ज्ञात की। u की वैल्यू हमें कितनी मिली, तो u की वैल्यू हमें -0.75 मिला मेरे दोस्तों। इसके बाद मैंने यहाँ वैल्यू पुट की। वैल्यू पुट करने के बाद मैंने यहाँ पर मेरे दोस्तों देखा कि 1/f बराबर हमें मिला है -2/3। इसके बाद हमने यब की वैल्यू ज्ञात की, तो यब की वैल्यू मुझे मेरे दोस्तों चूंकि ये 1/यब के रूप में था, तो यब के रूप में जब इसे मैंने कन्वर्ट किया तो ये 3/2 के रूप में हो जाएगा, यानी कि यही उल्टा पुल्टा हो जाएगा। और जब मैंने भाग किया, सरल किया, तो ये 1.5। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। यदि अवतल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा एवं समान आकार का प्रतिबिंब बनाता है तो प्रतिबिंब कहाँ निर्मित होती है। याद करिए, मैंने आपको कई बार बताया है भैया, एक ही कंडीशन है कि जब वस्तु के समान प्रतिबिंब बने। कहां पर, जब वस्तु मेरे दोस्तों वक्रता केंद्र पर है। वस्तु वक्रता केंद्र पर जब होता है तभी यह कंडीशन होती है कि प्रतिबिंब जो होता है समान आकार का बनता है। और प्रतिबिंब कहां बनेगा, वस्तु भी वक्रता केंद्र पर होता है और प्रतिबिंब भी यही बनेगा मेरे दोस्तों। प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है। प्रतिबिंब भी कहां बनता है, वक्रता केंद्र पर। वक्रता केंद्र पर भी प्रतिबिंब ही बनता है। ठीक, तो भैया ये यफ और वक्रता केंद्र को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो ये हो जाता है भैया दर्पण, और ये हो जाएगा ध्रुव P। ये फोकस यफ, वक्रता केंद्र C से प्रदर्शित किया जाता है। ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट हो। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा। जब कोई किरण गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरती है, जब कोई किरण मेरे दोस्तों गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है, यानी यहां से गुजरती है, तो बताना है कि परावर्तित किरण और आपतित किरण के बीच में कौन सा कोण बनता है। अगर आपको प्रॉपर्टी के बारे में इसका पता होगा तो आप आसानी इसका आंसर कर सकते हैं। जब भी कोई किरण मेरे दोस्तों वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है और ये दर्पण से जब टकराती है, तो दर्पण से टकराने के बाद मेरे दोस्तों ये उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। इसी मार्ग में वापस लौट जाती है, ये विचलन को प्रदर्शित नहीं करती है मेरे दोस्तों। इसलिए जो कोण बनेगा यहाँ पर 0 डिग्री बनेगा। कोण कौन सा बनेगा, तो कोण मेरे दोस्तों 0 डिग्री बनेगा। विचलन प्रदर्शित नहीं करती है। वक्रता केंद्र से प्रकाश की किरणें जब गुजर कर दर्पण से टकराती हैं तो वो उसी मार्ग से वापस लौट आती हैं, एक सीधी लाइन बनेगी। और यहाँ आपको मेरे दोस्तों क्या बनेगा, परावर्तित किरण और आपतित। परावर्तित किरण भी मेरे दोस्तों, परावर्तित किरण की भी दिशा वही है जो आपतित किरण की है। ऐसे में कोण जो होता है वो 0 डिग्री का बनता है। कोण जो होता है कितने डिग्री का बनता है, 0 डिग्री का बनता है। ठीक, चलिए अगला। अगला है, एक गोलीय दर्पण एक सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब निर्मित करता है। भैया सीधा और छोटा प्रतिबिंब याद करिए, कौन सा, सीधा और छोटा प्रतिबिंब और आभासी। सीधा, छोटा और आभासी प्रतिबिंब कौन निर्मित करता है, तो भैया ये एक दर्पण है जो कि नाम है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का प्रयोग मेरे दोस्तों आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब उत्पन्न करने के लिए, बनाने के लिए किया जाता है। और उत्तल दर्पण की मेरे दोस्तों सभी लोगों को पता है, बच्चे को पता है, क्लास 10th के बच्चे को पता है कि फोकस दूरी धनात्मक होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और प्रतिबिंब की स्थिति धनात्मक होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है, धनात्मक होती है। यानी कि पहला कथन तो गलत है, दूसरा कथन सही है, तीसरा कथन भी सही है, यानी कि दूसरा और तीसरा कथन सही है। ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर मेरे साथियों ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये भी बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है मेरे दोस्तों।
आरआरबी ग्रुप डी 2022 में तीसरे शिफ्ट के पेपर में पूछा गया था। ये क्या है? वस्तु को अवतल दर्पण के ध्रुव से फोकस की ओर ले जाने पर, वस्तु को अवतल दर्पण के ध्रुव से फोकस की ओर ले जाने पर संगत प्रतिबिंब की ओर जाता है, संगत प्रतिबिंब की ओर जाता है और प्रतिबिंब होता है क्या? तो भैया ये रहा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? जब गोलीय दर्पण के बाहरी भाग की कलाई की जाती है तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। ये भैया फोकस हो जाती है, ये वक्रता केंद्र हो जाती है, ये ध्रुव हो जाता है। जब मेरे दोस्तों प्रतिबिंब यहाँ, जब वस्तु अनंत पर होता है, जब वस्तु अनंत पर होता है तो प्रतिबिंब मेरे दोस्तों यहाँ पर बनता है, ठीक, ध्रुव और इसके बीच में, और बिंदु के आकार का बनता है। कैसा बनता है? बिंदु के आकार का बनता है। लेकिन जैसे जैसे आप वस्तु को पास लेकर जाओगे तो प्रतिबिंब की कंडीशन बदलती जाएगी, तो ये फोकस पर आएगा, और पास आओगे तो ये भैया टकरा कर कहाँ पर? वक्रता केंद्र पर आकर बनाएगा प्रतिबिंब, और पास जाओगे तो ये भैया अनंत के बीच में, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनाएगा, और पास जाओगे तो ये भैया वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पर, ध्यान रखिएगा, वस्तु को यहाँ जब लेकर चले आओगे तो यहां से दर्पण टकराएंगे और प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। कहाँ बनता? अनंत पर। ठीक, तो ऐसे में प्रतिबिंब पीछे की ओर बनता हुआ प्रतीत होता है। प्रतिबिंब मेरे दोस्तों कहाँ पर? तो प्रतिबिंब मेरे दोस्तों पीछे की ओर बनता हुआ प्रतीत होता है यहाँ पर, और ऐसे में प्रतिबिंब क्या बनेगा? आभासी बनता है। तो जैसे जैसे मेरे साथियों हम दर्पण की ध्रुव की ओर आएंगे, जैसे जैसे हम वस्तु को दर्पण की ध्रुव की ओर लेकर आते हैं तो प्रतिबिंब मेरे दोस्तों वास्तविक से आभासी हो जाता है। आभासी हो जाता है किस में? तो याद रखिएगा, अवतल दर्पण में। किस में मेरे साथियों? तो अवतल दर्पण में हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? अनंत से ध्रुव ना भैया, ध्रुव से अनंत की ओर जाता है। अनंत से ध्रुव, अनंत से ध्रुव नहीं होगा, ध्रुव से अनंत की ओर मेरे दोस्तों। यहां देखिएगा, ध्रुव से अनंत। ठीक, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ध्रुव से अनंत की ओर, आभासी और सीधी। जाने पर प्रतिबिंब पर क्या प्रभाव पड़ता है? अनंत से ध्रुव, ध्रुव से आनंद जाएंगे। एक मिनट मेरे साथियों, ध्रुव से आनंद जाना पर प्रतिबिंब आभासी नहीं होगा। संगत प्रतिबिंब, वस्तु को अवतल दर्पण के ध्रुव से फोकस की ओर ले जाने पर संगत प्रतिबिंब किस ओर जाता है? संगत प्रतिबिंब मेरे दोस्तों किस ओर जाता है, ये पूछ रहा है। तो हाँ सही है, ऑप्शन नंबर चौथा ही सही है मेरे दोस्तों। यहाँ देखेंगे, पहले मेरे दोस्त जब वस्तु अनंत पर था तो ये ध्रुव के पास बन रहा था प्रतिबिंब, लेकिन इस जैसे जैसे मेरे दोस्तों हम अनंत से वस्तु को दर्पण के पास लाते गए तो प्रतिबिंब इससे दूर बनती गई, प्रतिबिंब इससे दूर बनती गई मेरे दोस्तों। तो ये प्रतिबिंब की कंडीशन है, कंडीशन पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही होगा। अगला, एक प्रकाशिक उपकरण Y की फोकस दूरी धनात्मक है। मेरे दोस्तों प्रकाशिक उपकरण Y की फोकस दूरी क्या है? धनात्मक है। यानी कि यप क्या है? तो यप मेरे दोस्तों धनात्मक दिया गया है। तो Y1 क्या होगा? आपको मैंने अभी अभी बताया था कि भैया धनात्मक कब तब होगा? जब दर्पण उत्तल दर्पण हो, जब दर्पण, जब गोलीय दर्पण क्या हो? उत्तल दर्पण हो, तो फोकस दूरी मेरे दोस्तों क्या होता है? फोकस दूरी मेरे दोस्तों क्या होता है? धनात्मक होता है। यानी कि या तो उत्तल लेंस या उत्तल दर्पण। ठीक, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। या तो उत्तल दर्पण होता है या उत्तल लेंस होता है, या तो उत्तल दर्पण होता है या तो उत्तल लेंस होता है मेरे दोस्तों। इसकी फोकस दूरी क्या होती है? तो इसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है। फोकस दूरी क्या होती है? तो मेरे साथ में फोकस दूरी इसकी धनात्मक होती। ठीक,
आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन, गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी कितनी होती है? आप सभी लोगों को पता है फोकस दूरी और वक्रता केंद्र के बीच में संबंध क्या होता है। तो फोकस दूरी वक्रता केंद्र की आधी होती है, यानी कि जो r होता है ये 2f के बराबर होता है। 2f का मतलब मेरे दोस्तों r जो होता है ये f प्लस f के बराबर होता है। और क्या कहता है ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी कितनी होगी? तो ध्रुव और फोकस के बीच की जो दूरी होगी मेरे दोस्तों वो वक्रता केंद्र की आधी होगी। वक्रता केंद्र की क्या होगी? आधी हो जाएगी। जैसे मान लेते हैं ये दर्पण है और ये वक्रता केंद्र सी है, ये फोकस दूरी f है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है मेरे दोस्तों वो कितनी है? यहाँ से यहाँ तक की दूरी मेरे दोस्तों 6 सेंटीमीटर है। तो हमसे यहां से यहां तक की दूरी पूछ रहा है, यहां से यहां तक की दूरी पूछ रहा है। आपको मैंने क्या बताया था कि फोकस दूरी जो होती है वक्रता केंद्र की आधी होती है, यानी कि 6 सेंटीमीटर अगर है तो इसका आधा करोगे तो कितना? 3 सेंटीमीटर आएगा। कितना? 3 सेंटीमीटर, यानी कि कितना होगा? 3 सेंटीमीटर होगा। ये कितना होगा? ये भी 3 सेंटीमीटर का होगा। यानी कि मेरे दोस्तों फोकस दूरी जो होगी वो r/2 होगा। फोकस दूरी जो होगी वो क्या होगी? r/2 हो जाएगा। यानी कि फोकस दूरी वक्रता केंद्र की। एक अवतल दर्पण मुख्य अक्ष पर किस स्थान पर किसी वस्तु का अत्यधिक छोटा, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाएगी? तो भैया अभी अभी मैंने बताया था जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु कहाँ हो? जब वस्तु मेरे दोस्त, यानी ये कंडीशन कब बनती है? तो ये कंडीशन मेरे दोस्तों याद रखिएगा, ये कंडीशन कब बनती है? जब वस्तु अनंत पर हो। ठीक, जब वस्तु मेरे दोस्तों अनंत पर होती है तब यह कंडीशन बनती है। अनंत का मतलब क्या हो जाएगा? वक्रता केंद्र के परे, वक्रता केंद्र के मेरे दोस्तों परे, यानी कि वक्रता केंद्र के परे। जैसे ये दर्पण है मेरे दोस्तों, दर्पण ये हो जाता है यहाँ पर वक्रता केंद्र है, तो जब वक्रता केंद्र के परे यानी कि इस मुख्य अक्ष पर भी ना दिखे वस्तु, यहाँ कहीं पर हो, यहाँ कहीं पर हो, तब वस्तु का प्रतिबिंब मेरे दोस्तों अत्यधिक छोटा, वास्तविक और उल्टा बनता है, बिंदु के आकार का बनता है। तो भैया वक्रता केंद्र के परे बनता है। वक्रता केंद्र और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है? तो r/2 होता है, यानी कि r बराबर आपको क्या मिलेगा? 2f मिलेगा। r बराबर 2f मिलेगा, यानी कि 2f के परे होगा मेरे दोस्तों। ऑप्शन नंबर चौथा होगा। ये क्वेश्चन केवल आपको फंसाने के लिए दिया गया है। देखिए यहाँ पर दर्पण, वक्रता केंद्र और फोकस दूरी में संबंध भी पूछ लिया है, वक्रता केंद्र और फोकस दूरी में संबंध भी पूछ लिया, काफी चालाकी के साथ। अगला क्वेश्चन ये रहा, यदि किसी वस्तु को 1.5 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के ध्रुव से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए तो आवर्धन क्षमता क्या हो जाएगा? तो कहता है फोकस दूरी, किसी वस्तु की फोकस दूरी यूं ज्ञात कर लीजिए, ध्रुव दिया गया है, यू दिया गया है 5 सेंटीमीटर, एफ दिया गया है -2.5 सेंटीमीटर। दर्पण कौन सा है? दर्पण मेरे दोस्तों अवतल दर्पण है, यानी कि यू भी माइनस में होगा और एफ भी माइनस में होगा। यू भी माइनस में होगा मेरे दोस्तों और एफ भी माइनस में होगा। तो हमें क्या ज्ञात करना है? आवर्धन क्षमता यम ज्ञात करना है, चूंकि आवर्धन क्षमता यम बराबर क्या होता है? -v/u होता है। चूंकि हमें u का मान तो पता है, v का मान नहीं पता है, तो सबसे पहले हम v का मान ज्ञात करेंगे। किससे? दर्पण के सूत्र से। दर्पण का सूत्र होता है सर जी 1/v बराबर 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u। तो 1/v का मान हमें ज्ञात करना है, तो 1/v माइनस 1/u मिलेगा। 1/f का एफ का मान कितना है? तो सर जी -2.5 आपने लिया है। इसके बाद u का मान कितना है? तो u का मान मेरे दोस्तों -5
तो ये माइनस मेरे दोस्तों माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस ही रहेगा। और इसे अगर हम सरल करते हैं तो इसे हम लोग किस रूप में, 2.5 को हम किस रूप में लिख सकते हैं, तो 5 दूनी 10 5 5 यानी कि 2/5 के रूप में भी लिखा जा सकता है। और ये प्लस 1/5 हो जाएगा मेरे साथियों। सरल करेंगे तो ये हर बराबर है तो 5 ही रहेगा, घटेगा तो ये -1/5 मिलेगा, यानी कि भी बराबर हमें मिलने वाला है -5 सेंटीमीटर। भी बराबर हमें कितना मिलने वाला है, तो भी बराबर भी हमें -5 सेंटीमीटर मिलने वाला है। ठीक, तो -5 सेंटीमीटर भी बराबर भी मिल गया मेरे दोस्तों। आवर्धन क्षमता हमें ज्ञात करना था, तो सर जी आवर्धन क्षमता का फार्मूला ये रहा, यम बराबर हमें चाहिए, माइनस पहले से है और इसका भी मान माइनस में है -5, और u का मान भी माइनस में है तो ये भी -5। सरल करेंगे मेरे दोस्तों तो -1 आएगा, कितना आएगा, -1 आएगा मेरे दोस्तों। तो -1 इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 30 इसका, ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाता है, सही आंसर हो जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, रासायनिक समीकरण में किसी पदार्थ के प्रतीक या सूत्र के बाद लिखा गया पद AQ किसको दर्शाता है, तो छाप लीजिएगा मेरे दोस्तों। रासायनिक समीकरण में प्रयुक्त पदार्थ, रासायनिक समीकरण में मेरे दोस्तों प्रयुक्त चिन्ह कौन कौन से हैं मेरे दोस्तों। जैसे अगर पदार्थों के बाद ऐसे यस दिया गया हो तो इसे सॉलिड यानी कि ठोस कहेंगे, अगर यल दिया गया हो तो इसे लिक्विड यानी कि द्रव कहेंगे, अगर जी दिया गया हो तो इसे गैस कहा जाता है, अगर इस प्रकार का चित्र, इस प्रकार का मेरे दोस्तों प्रतीक दिया गया हो तो इसका मतलब है कि कोई चीज मुक्त हो रही है, कोई चीज क्या हो रही है, मुक्त हो रही है मेरे दोस्तों, मुक्त हो रही है। अगर इस प्रकार का चिन्ह दिया जाता है तो इसका मतलब ग्रहण हो रही है, कोई चीज क्या हो रही है, ग्रहण हो रही है मेरे दोस्तों, इसका मतलब ग्रहण हो रही है। अगर AQ दिया जाता है मेरे दोस्तों तो इसका मतलब होता है जलीय विलयन, AQ का मतलब क्या होता है, जलीय विलयन मेरे दोस्तों, जलीय, इसका मतलब जलीय विलयन होता है। इसी प्रकार से अगर ऐसे डेल्टा दिया गया है मेरे दोस्तों तो इसका मतलब कि अभिक्रिया को गर्म ऊष्मा दी जा रही है, गर्म किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, गर्म किया जा रहा है। ठीक, तो ये प्रतीक है, इसमें आप ध्यान में रखिएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जलीय विलयन के रूप में। अगला क्वेश्चन, चयनित पारगम झिल्ली वे झिल्लियां हैं जो इनमें से किसको प्रवेश की अनुमति देते हैं, ना तो विलायक को ना ही विलय। चयनित है इसका मतलब कुछ को अपने अंदर जाने देती हैं और कुछ को नहीं जाने देती हैं। तो ऐसे में मेरे दोस्तों ये केवल लिक्विड को ध्यान रखिएगा, केवल लिक्विड को ही ये प्राथमिकता देती हैं, क्या देती हैं, प्राथमिकता देती हैं। वो भी किस प्रकार के, तो विलायक को, किसको मेरे दोस्तों, विलायक को, जो अपने में सभी चीज को घोलने की क्षमता रखता है, उन्हीं को मेरे दोस्तों ये अंदर जाने और बाहर निकालने की अनुमति देती हैं, बाकी और किसी को अनुमति नहीं देती है, यानी कि विलायक को देती हैं, विलय को नहीं देती हैं। तो भैया केवल विलायक अणुओं को जाने देती हैं, विलय अणुओं को नहीं जाने देती हैं, ऑप्शन नंबर 3 इसका। ठीक, तो ये मेरे दोस्तों विलय और विलायक के बीच में संबंध है। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, विलयन के 2 घटक होते हैं, विलयन के 2 घटक होते हैं, एक विलायक होता है और एक विलय होते हैं। ठीक, एक विलायक होता है और एक विलय होते हैं, ये भी आप ध्यान रखें। अगला, निम्नलिखित अभिक्रिया को संतुलित करना है मेरे दोस्तों। एक अभिक्रिया दी गई है, अभिक्रिया क्या है, तो यहां पर बताना है AHNO3 है, प्लस मेरे दोस्तों AQ है, ऐसे लिखता हूं, नाइट्रिक अम्ल के जलीय विलयन को, नाइट्रिक अम्ल के जलीय विलयन में मेरे दोस्तों जब बुझे हुए चूने का विलयन मिलाया जाता है, जब बुझे हुए चूने का मेरे दोस्तों विलयन मिलाया जाता है
तो बनता है मेरे दोस्तों कैल्शियम नाइट्रेट बनता है। क्या बनता है? कैल्शियम नाइट्रेट बनता है मेरे साथियों, और साथ में जल मुक्त होता है, साथ में जल मुक्त होता है। और इसमें कहता है कि ये जो ए, यहां जो ए दिया गया है, फिर इसके बाद जो यहां बी दिया गया है, फिर इसके बाद जो यहां पर सी दिया गया है, इसके स्थान पर कौन सी गिनती होगी आपको ये बताना है। तो भैया सबसे पहले ये कह रहा है संतुलित करने के लिए, तो सबसे पहले आप तत्व पहचानिए, इसके बाद अभिकारक में प्रयुक्त परमाणुओं की संख्या को डिनोट करिए। अभिकारक में परमाणु संख्या कितनी है, अभिकारक में दोस्तों परमाणु संख्या कितनी है, फिर इसके बाद उत्पाद में परमाणु संख्या कितनी है, उत्पाद में मेरे दोस्तों परमाणु संख्या कितनी है, इसे आप नोट कर लीजिए। क्या कर दीजिए, इसे आप यहां पर नोट कर लीजिए, आप आसानी से इसे सब सरल कर सकते हैं। अगर मेरे दोस्तों मैं तत्वों की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं, अगर मैं तत्वों की बात करता हूं तो सर जी इसमें हाइड्रोजन दिया गया है, इसमें नाइट्रोजन दिया गया है, इसमें ऑक्सीजन दिया गया है, इसके अलावा इसमें कैल्शियम दिया गया है। ये चार तत्व मेरे दोस्तों इस अभिक्रिया के समीकरण में दिए गए हैं, इस अभिक्रिया के समीकरण में दिए गए हैं। और इसमें अगर मैं इनके परमाणुओं की संख्या की बात करता हूं तो अभिकारक में मेरे दोस्तों, अभिकारक में हाइड्रोजन कितना है, तो यहां पर देखेंगे मेरे दोस्तों ये एक हाइड्रोजन, और इसके बाद यहां पर दो, कितना है, OH का होल ट्वाइस है, यानी कि 2 का गुणा हाइड्रोजन में भी है, 2 का गुणा ऑक्सीजन में भी है, यानी कि 1 + 2 है। कितना है, 1 + 2 है मेरे दोस्तों। हाइड्रोजन कितना है, तो ये 1 + 2 है। ऐसे नाइट्रोजन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन यहां पर 1 है, ऑक्सीजन की बात करते हैं यहां 3 और यहां 2, तो ये 3 + 2 है, 3 + 2 है। कैल्शियम की बात करते हैं तो कैल्शियम भैया यहां पर 1 है। इधर आ जाइए, तो इधर कैल्शियम तो 1 है मेरे दोस्तों। ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ये NO3 है, 3 दूनी 6 और 6 1 7 है, यानी कि ये 6 + 1 है, 6 + 1 ऑक्सीजन दिया गया है। और इसके बाद मेरे साथियों नाइट्रोजन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन यहाँ 2 दिया गया है, नाइट्रोजन यहाँ मेरे दोस्तों 2 दिया गया उत्पाद में। और अगर मैं हाइड्रोजन की बात करता हूं तो हाइड्रोजन भी यहाँ 2 दिया गया। और याद करिएगा संतुलित करने का मतलब है कि जितना यहां पर मान आ रहा है उतना ही मान यहां पर आए, इन दोनों का मान बराबर आना चाहिए मेरे दोस्तों, तभी अभिक्रिया संतुलित मानी जाएगी, नहीं तो अभिक्रिया संतुलित नहीं मानी जाएगी। इसके लिए मेरे दोस्तों आप नेचुरल नंबर का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए आप किसका प्रयोग करेंगे, नेचुरल नंबर का प्रयोग करेंगे मेरे दोस्तों, नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या का। चाहे जिस संख्या का आप प्रयोग करिए, 1 का प्रयोग करिए, 2 का प्रयोग करिए, 3 का प्रयोग करिए, 4 का प्रयोग करिए, चाहे जिसका प्रयोग करिए, लेकिन अभिक्रिया संतुलित होनी चाहिए, अभिक्रिया के परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। तो आइए संतुलित करते हैं। संतुलित करने के लिए मेरे दोस्तों सबसे पहले हम लोग ज्यादा परमाणु वाले को देखेंगे। ज्यादा परमाणु किसके पास है, तो ज्यादा परमाणु मेरे दोस्तों ऑक्सीजन लेकर बैठा हुआ है। इसमें 5, अभिकारक में 5 है और उत्पाद में 7 है। तो भैया 5 और 7 को संतुलित करना है तो क्या किया जाए कि 5 और 7 संतुलित हो जाए। तो चूंकि अगर मैं इसमें देखता हूं, कैल्शियम नाइट्रेट में देखता हूं, तो इसमें कोई बदलाव नहीं करनी है। हमें बदलाव कहां करना है, तो हमें बदलाव यहां करना है जल के पास। सी के स्थान पर क्या होगा, तो भैया अगर मैं सी के स्थान पर रख देता हूं, क्या सी के स्थान पर मेरे दोस्तों, चूंकि 1 तो रखेंगे नहीं, 1 मेरे दोस्तों हम रखेंगे नहीं, इसमें कितना है 5 है, उसमें 7 है। चलिए और किसी को देखते हैं बराबर, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को सबसे पहले आइए बराबर करते हैं मेरे दोस्तों, नाइट्रोजन आसानी से बराबर हो जाएगा। अगर मैं नाइट्रोजन की बात करता हूं तो यहां नाइट्रोजन को जरा गौर से देखिएगा, नाइट्रोजन यहां 2 है, यहां 1 है, यानी कि 1 को 2 बनाने के लिए 2 से गुणा कर दीजिए तो ये 2 बन जाएगा। यानी कि मेरे दोस्तों यहां नाइट्रोजन 1 दिया गया है
और यहाँ मैंने 2 से गुणा किया है, तो यानी कि ए के स्थान पर क्या होगा, तो ए के स्थान पर मेरे दोस्तों यहाँ पर 2 आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, तो ए के स्थान पर 2 आ जाएगा। जैसे ही आप ए के स्थान पर 2 लिखोगे तो इसके साथ हाइड्रोजन भी है, इसके साथ क्या है, इसके साथ मेरे साथियों हाइड्रोजन भी यहाँ पर है। इसका मतलब 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर भी होगा, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर भी होगा। तो जैसे ही 2 का मल्टीप्लाई आपने यहाँ किया तो इसमें हाइड्रोजन की संख्या 4 हो गई, इसमें हाइड्रोजन की संख्या 4 हो गई। तो अब तो नाइट्रोजन तो हमारा बराबर हो चुका है, एक वैल्यू हमने खोज ली कि फिर दोस्तों ए का मान क्या होगा, 2 होगा। ए का मान क्या होगा, 2 हो जाएगा। अगली वैल्यू खोजते हैं बी की मेरे दोस्तों। बी कितना होना चाहिए, चलिए आई। तो बी की वैल्यू हमें खोजनी है मेरे दोस्तों। चूंकि कैल्शियम की अगर मैं वैल्यू की बात करता हूं, कैल्शियम एक इधर भी है, कैल्शियम एक उधर भी है, कैल्शियम एक इधर भी है, कैल्शियम एक उधर भी है। तो सरल करने के लिए क्या कर सकते हैं मेरे साथियों, सरल करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखते हैं। तो चूंकि कैल्शियम तो हमारा बराबर है, सोडियम भी बराबर है, सॉरी नाइट्रोजन भी बराबर हो चुका है। तो B के स्थान पर क्या होगा, तो B के स्थान पर मेरे साथियों हम लोग 1 रखेंगे। क्या रखेंगे, B के स्थान पर 1 रखते हैं। B के स्थान पर 1 रखते हैं क्योंकि कैल्शियम बराबर है, कैल्शियम क्या है, बराबर है, नाइट्रोजन भी हमारा बराबर है। तो कैल्शियम और नाइट्रोजन चूंकि बराबर है तो B के स्थान पर हम 1 ही रहने देते हैं। अब बचा सी, बचा सी है मेरे दोस्तों। तो अगर मैं इधर वैल्यू देखता हूं किसकी, ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन यहाँ 2 था, ऑक्सीजन यहाँ 3 है, यानी कि 2 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा मेरे दोस्तों। तो ये 3 दूनी 6 हो जाएगा और 6 + 2 कितना हो जाएगा, 8 होगा। 6 + 2 कितना होगा मेरे दोस्तों, तो यहाँ पर इसमें 8 आ रहा है, ठीक। और यहां देखते हैं, यहाँ 6 है। 1 को 2 बनाने के लिए क्या करेंगे, तो 1 को 2 बनाने के लिए यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 को 2 बनाइए, अगर मैं 1 को यहाँ पर 2 बना देता हूँ तो ये 8 हो जाएगा। ये 6 मेरे दोस्तों और ये 2 मिलकर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी कि ऑक्सीजन भी बराबर हो गया। हाइड्रोजन यहाँ 4 है, हाइड्रोजन का योग यहाँ 4 है मेरे साथियों। और 2 को 4 बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे। यानी कि यहाँ C बराबर हमें क्या रखना पड़ेगा, C के स्थान पर हमें 2 रखना पड़ेगा। तो भैया ये वैल्यू आपको मिल चुकी है, यानी कि C के स्थान पर 2 मिला है, B के स्थान पर आपको 1 मिला है और A के स्थान पर आपको 2 मिला है। अगर ये वैल्यू आप रखते हैं तो भैया आपकी अभिक्रिया क्या हो जाएगी, संतुलित हो जाएगी। आप जोड़कर भी देख लीजिएगा मेरे दोस्तों, 4 8 2 10 और 10 4 14 1 15, यानी कि यहाँ पर यक्स का मान कितना आया, 15 आया इसमें। तो 8 2 10, 8 सॉरी 4 है ये, तो 8 2 10 4 14 1 15, यहाँ पर भी यक्स का मान कितना आया, 15, दोनों बराबर हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए के स्थान पर 2 आएगा, बी के स्थान पर 1, और ये ऑप्शन नंबर, इसका मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा। ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, लेकिन मेरे दोस्तों ये प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको बताया। आप मेरे दोस्तों अगर इस क्वेश्चनों का प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप मुश्किल से मेरे दोस्तों आपको 30 सेकंड लगेगा ऐसे क्वेश्चनों का आंसर करने में, 30 सेकंड लगेंगे, ठीक। तो ये प्रैक्टिस से ही संभव है। इसके लिए कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है, तो आपको मेरे दोस्तों क्लास 10th की चैप्टर नंबर 1 पढ़ना है। क्लास 10th की मेरे दोस्तों चैप्टर नंबर 1 पढ़ लीजिएगा, आप आसानी से वहां संतुलित करना सीख जाएंगे, ठीक। और याद रखिएगा रेलवे ग्रुप डी में मेरे दोस्तों बेसिक क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, बेसिक क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा, प्राकृतिक गैस का जलना निम्नलिखित में से कौन सी अपक्रिया है। प्राकृतिक गैस मेरे दोस्तों CH4 को कहा जाता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये जब जलता है
तो कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करता है, जल मुक्त करता है, साथ में दोस्तों ऊष्मा, ऊष्मा ऊर्जा, ऊष्मा बोलिए ऊर्जा मुक्त करता है। तो ये तीनों चीजें मुक्त करता है। चूंकि ये ऊष्मा ऊर्जा का मुक्त कर रहा है, तो जब भी कोई अब क्रिया मेरे दोस्तों ऊष्मा को मुक्त करती है तो उसे ऊष्माक्षेपी कहते हैं, और जब ऊष्मा को ग्रहण करती है तो उसे ऊष्मा शोषी कहा जाता है। और जब भी कोई पदार्थ मेरे दोस्तों टूट जाती है, टूट कर सरल अणुओं में विभाजित हो जाती है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे मेरे दोस्तों कहा जाता है अपघटन अभिक्रिया। और जब कोई ताकतवर पदार्थ मेरे दोस्तों कम ताकतवर पदार्थ को उसके विलयन से विस्थापित कर देती है तो उसे हम लोग कहते हैं विस्थापन अपक्रिया। जैसे फेरस कॉपर को विस्थापित कर देती है। ठीक, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ब्लीचिंग पाउडर बनाने का सूत्र क्या होता है भैया? बुझे हुए चूने में जब क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तो क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर ये कैल्शियम ऑक्सी हाइपोक्लोराइड बनाता है, कैल्शियम ऑक्सी हाइपोक्लोराइड बनाता है और साथ में जल मुक्त करता है। साथ में क्या मुक्त करता है? जल मुक्त करता है मेरे दोस्तों ये क्लोरीन। ये ब्लीचिंग पाउडर बनाने का सूत्र हो जाएगा। तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर पहला ही इसका सही हो जाएगा सर जी। ऑप्शन नंबर पहला ही दिख रहा है, पहला ही सही हो जाता है। ये याद रखिएगा मेरे दोस्तों, कास्टिक सोडा बनाने की विधि है। कास्टिक सोडा जिसे हम लोग कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये रहा कास्टिक सोडा मेरे दोस्तों, सोडियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। इससे क्लोरीन गैस भी प्राप्त होती है, इससे हाइड्रोजन गैस भी प्राप्त होता है। और यह क्रिया मेरे दोस्तों विद्युत अपघटन के द्वारा होता है। इसके द्वारा होता है? विद्युत अपघटन के कारण होता है। ठीक, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि CaO के साथ जल की अभिक्रिया जल के साथ अभिक्रिया कराई जाए, H2O के साथ अभिक्रिया कराई जाए तो बुझे हुए चूने का बना हुआ डाट डाट का उदाहरण होता है। तो भैया जब ये कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ क्रिया कराती है तो ये CaOH का होल ट्वाइस यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाती है। चूंकि ये दो या दो से अधिक मिलकर एकल अणु का निर्माण कर रही है, एकल यौगिक का निर्माण करती है मेरे दोस्तों। और जब भी एकल यौगिक का निर्माण होता है तो उसे संयोजन अपक्रिया कहा जाता है। उसे कैसी अपक्रिया कहेंगे? तो मेरे प्यारे साथियों उसे संयोजन अपक्रिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से अधिकतम संयोजी इलेक्ट्रॉन किसके होते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन अधिकतम और आखिरी कोष में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी 1 होता है। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे 2 5 है, यानी कि संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो 5 हैं। इसके संयोजी हाइड्रोजन के संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 है। एल्यूमिनियम का 13 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे 2 8 3 होता है। आखिरी कोष में 3 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 3 है। फ्लोरीन की बात करते हैं, फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो 2 7 आता है। आखिरी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, यानी कि संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 होती है। ऑप्शन नंबर इसका चौथा सही हो। ठीक, तो आखिरी कोष में जिसके ज्यादा इलेक्ट्रॉन वही सबसे ज्यादा संयोजी। अगला, क्लोरोएल्किल, क्लोरोएल्किल क्रिया के निरूपित करता है। भैया क्लोरोएल्किल क्रिया को कौन निरूपित करता है? तो मेरे साथियों क्लोरोएल्किल क्रिया को निरूपित करता है, यानी कि क्लोरोएल्किल का मतलब होता है क्लोरीन के अणु, क्लोरीन के अणु का निर्माण, क्लोरीन के अणु का निर्माण किस अभिक्रिया से संभव होता है? किस अभिक्रिया से मेरे दोस्तों, किस अभिक्रिया से किया जाता है? किस अभिक्रिया से किया जाता है आपसे ये पूछा जा रहा है। तो बताइए किसमें क्लोरीन दिख रहा है? ये अभिकारक है भैया, ये अभिकारक है। और यहाँ पर ऑक्सी क्लोराइड बन रहा है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड बन रहा है, क्लोरीन गैस मुक्त ही नहीं हो रही है। जिसमें क्लोरीन गैस मुक्त हो रही होगी वह अभिक्रिया होगी, इसमें नहीं हो रही है, इसमें नहीं हो रही है, इसमें हो रही है। ये रहा क्लोरीन गैस, यहाँ क्लोरीन गैस मुक्त हो रही है। ऑप्शन नंबर इसका मेरे दोस्तों तीसरा सही हो जाएगा।
ठीक। क्लोरोएल्किल किस अपक्रिया के दौरान मिलता है? तो जब सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन कराया जाता है तब मिलता है। नाइट्रोजन के अणुओं के निर्माण में सम्मिलित सहयोजी आबंधनों की संख्या कितनी होती है? तो अभी अभी हमने नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखा था, 2 5 होता है, आखिरी कोष में 5 हैं। अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? तो अष्टक पूरा करने के लिए मेरे दोस्तों, पूरा करने के लिए, अष्टक पूरा करने के लिए हमें 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितने? 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर 3 इलेक्ट्रॉन इससे मिल जाते हैं तो ये क्या करता है? अष्टक पूरा कर लेता है। यानी कि ये आपस में मेरे दोस्तों 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है। क्या करता है? 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है। यानी कि आबंधन की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। कितनी होगी? 3 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, दी गई विस्थापन अपक्रिया में P और Q के स्थान पर क्या होगा? Ag। भैया Ag ध्यान रखिएगा, Ag P के स्थान पर पहुंच रहा, क्या होगा? NaCl दिया गया है। तो यहां जब NaCl है तो यानी कि ये विस्थापन द्विविस्थापन अपक्रिया को प्रदर्शित कर रहा है। यानी कि अगर यहां कोई पदार्थ था तो ये इसके स्थान पर आ जाएगा, और अगर कोई यहां पदार्थ है तो ये इसके स्थान पर आ जाएगा। यानी कि यहां देखेंगे तो Ag के साथ सिल्वर क्लोराइड जुड़ जाता है, Ag के साथ सिल्वर क्लोराइड जुड़ता है, AgCl हो जाएगा। और मेरे दोस्तों यहां देखेंगे नाइट्रेट है, यहां पर नाइट्रेट है, यानी कि यहां पर Ag के साथ क्या होगा? तो यहां पर नाइट्रेट होगा। ठीक। यानी कि जब मेरे दोस्तों याद रखिएगा, वैसे तो मुझे ये पता था लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कैसे किया जाता है। तो आप ऐसे तुलना कर भी कर सकते हैं, लेकिन जब सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में सोडियम क्लोराइड का विलयन मिलाया जाता है तो ये सिल्वर क्लोराइड बनता है और सिल्वर नाइट्रेट बनता है, सोडियम नाइट्रेट बनता है। सोडियम नाइट्रेट का अवक्षेप प्राप्त होता है। अगला, पौधों में जल के गमन के लिए कौन से ऊतक जिम्मेदार होते हैं? तो याद रखिएगा मेरे दोस्तों, पहली बार तो ऊतक परिवहन में भाग लेने वाले। परिवहन ऊतक किसे कहते हैं? तो भैया परिवहन ऊतक फ्लोएम और जाइलम को कहा जाता है। किसे? फ्लोएम और मेरे साथियों जाइलम को कहा जाता है। याद रखिएगा, इन्हीं को संवहनी ऊतक भी कहते हैं, इन्हीं को संवहनी ऊतक भी कहा जाता है। फ्लोएम मेरे दोस्तों भोजन का स्थानांतरण करती है, भोजन का, और जाइलम मेरे दोस्तों जल और खनिज लवण का। जाइलम किसका? जल और खनिज लवण का क्या करती है? तो मेरे दोस्तों जाइलम जल और खनिज लवण को पत्तियों तक पहुंचाती है, केवल पत्तियों तक मेरे दोस्तों, पत्तियों तक पहुंचाती है, पत्तियों तक पहुंचाती है। और भोजन का स्थानांतरण फ्लोएम द्वारा होता है। जाइलम को, फ्लोएम को मेरे दोस्तों याद रखिएगा, फ्लोएम को बास्ट के नाम से जाना जाता है, फ्लोएम को पोषवाह के नाम से जाना जाता है, फ्लोएम को अधोवही, फ्लोएम को क्या? अधोवही के नाम से जाना जाता है। वहीं अगर मैं जाइलम की बात करता हूं, किसकी? जाइलम की बात करता हूं, तो जाइलम को मेरे साथियों किसके नाम से? जाइलम को मेरे दोस्तों कास्ट के नाम से। जाइलम को किस किस नाम से जाना जाता है? तो जाइलम को मेरे दोस्तों कास्ट के नाम से जाना जाता है, और दारू के नाम से जाना जाता है, दारू के नाम से। ठीक। तो दारू कौन हो जाएगा? दारू हो जाएगा फ्लोएम। ठीक है। और ये जल का क्या करता है? स्थान। दृढ़ ऊतक किसे कहते हैं? तो भैया एस्क्लेरेन, ध्यान रखिएगा, एस्क्लेरेन काइमा, एस्क्लेरेन काइमा को मेरे दोस्तों दृढ़ ऊतक कहा जाता है। ये पौधों को मजबूती प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन, एक तेल उपज वाला पौधा है। आम भैया खाने वाला पौधा, मूंगफली, मूंगफली का तेल बनता है, इससे सब्जी बनती है, फसल मतलब दोस्तों सर में लगाया जाता है कहीं। ठीक। आलू, आलू है, टमाटर है, आलू को सब्जियों का राजा, सब्जियों का राजा, सब्जियों का राजा किसे कहते हैं? आलू को कहा जाता है। फलों का राजा किसे कहते हैं? तो फलों का राजा आम को कहा जाता है। ठीक, ये ध्यान में रखिए। अगला,
प्रकाश संश्लेषण में किसकी जरूरत नहीं होती है? तो भैया प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल के द्वारा सूर्य का प्रकाश जब उपस्थित हो, सूर्य का प्रकाश जब उपस्थित हो, जल के द्वारा जो क्लोरोफिल होता है, ये जल के अणुओं को अपघटन कर ग्लूकोज का निर्माण करवाता है और ऑक्सीजन गैस को मुक्त करता है। तो यहाँ ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है, यानी कि ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग नहीं लेता है। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, बाकी तीनों के तीनों भाग लेते। ठीक, अगला क्वेश्चन, जाइलम एक है, तो जाइलम मेरे दोस्तों एक संवहनी ऊतक है। क्या है? एक संवहनी ऊतक होता है। अगर मैं ऊतक के प्रकार की बात करता हूं तो छापिएगा मेरे दोस्तों एक लाइन में। ऊतक दो प्रकार का होता है, एक होता है विभाज्य औतकी ऊतक, विभाज्य औतकी ऊतक होता है, और एक होता है अस्थाई ऊतक, एक होता है अस्थाई ऊतक मेरे दोस्तों। विभाज्य औतकी ऊतक को सिर पैर धड़ में बांट देते हैं, यानी कि शीर्ष पार्श्व और अंतःविशिष्ट, शीर्ष पार्श्व और अंतःविशिष्ट ऊतक में बांट दिया जाता है। वहीं अस्थाई ऊतक की बात करते हैं तो अस्थाई ऊतक को दो भागों में, एक को सरल मेरे दोस्तों सरल में और एक को जटिल ऊतक में बांट दिया जाता है। सरल की बात करते हैं, सरल को तीन भागों में, यानी कि पैरेन काइमा मेरे दोस्तों, पैरेन काइमा में, इसके बाद कॉलेन काइमा और लास्ट में स्क्लेरेन काइमा। स्क्लेरेन काइमा। पैरेन काइमा को मृद ऊतक, इसे स्थूल कोण ऊतक कहा जाता है, और इसे दीर्ण ऊतक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? दीर्ण ऊतक कहा जाता है। जटिल ऊतक को दो भागों में बांटा जाता है, एक को फ्लोएम में और एक को जाइलम में बांटा जाता है। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला जटिल ऊतक हो जाता है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, पौधों में जलवाष्प के रूप में जलहानि को क्या कहा जाता है? तो भैया पौधों में जलवाष्प के रूप में जलहानि को वाष्पो उत्सर्जन कहते हैं। शरीर से अनावश्यक पदार्थों को बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। गैसों का चेंज एक्सचेंज गैसीय विनिमय कहलाता है। ऊर्जा निर्माण की क्रिया क्या कहलाती है? श्वसन कहलाती है। ऊर्जा निर्माण की क्रिया क्या कहलाती है? श्वसन कहलाती है। ठीक, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, पौधों में लचीलापन प्रदान करने वाले अस्थायी ऊतक को कहा जाता है। पौधों में लचीलापन, छापिए मेरे दोस्तों, छापिए पहले यहाँ पर छाप लीजिए, क्या है? पैरेनकाइमा, भोजन और जल को मेरे दोस्तों संग्रहण कौन करता है? मृद ऊतक। मजबूती, यांत्रिक शक्ति, लचीलापन बात हो जाए या यांत्रिक शक्ति की बात हो मेरे दोस्तों, कौन देता है? तो स्क्लेरेन काइमा। मजबूती कौन प्रदान करता है मेरे दोस्तों? स्क्लेरेन काइमा। रेशों में ध्यान रखिएगा, रेशों में कौन सा ऊतक पाया जाता है? स्क्लेरेन काइमा। एरोन काइमा मेरे दोस्तों, याद रखिएगा पैरेन काइमा के दो भाग होते हैं, एक होता है एरोन काइमा जो कि जलीय पौधों में, कहा है दोस्तों? जलीय पौधों में पाए जाते हैं ऑक्सीजन को ग्रहण करने के लिए, और दूसरा होता है क्लोरेन काइमा मेरे दोस्तों, ये पैरेन काइमा के ही सह ऊतक हैं। पैरेन काइमा के क्या है? सह ऊतक हैं, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। जब पौधे के किसी भाग को वृद्धि यानी कि प्रकाश की ओर गति होती है, तो भैया प्रकाश की ओर गति हो रही है तो धनात्मक, प्रकाश की ओर धनात्मक हो जाएगा। एक प्रकार की ये क्या होती हैं? एक प्रकार की ये अनुवर्तन गतियां होती हैं। लेकिन कैसी अनुवर्तन गतियां होती हैं? तो ये प्रकाश अनुवर्तन गतियां होती हैं। प्रकाश अनुवर्तन होते हैं जो कि प्रकाश की ओर बढ़ रही है तो धनात्मक होगा, अगर प्रकाश से विपरीत जा रही है तो ऋणात्मक होता है। अगला,
डाट डाट को उभयलिंगी पुष्प के रूप में जाना जाता है। तो आप सभी लोगों को पता है सरसों। सरसों मेरे दोस्तों ये एक उभयलिंगी पौधा है, इसमें नर और मादा दोनों पाए जाते हैं। इसके पुष्प में मेरे दोस्तों, इसके एक ही पुष्प में नर और मादा जनन अंग, नर और मादा जनन अंग मेरे दोस्तों दोनों पाए जाते हैं। बाकी तरबूज, पपीता और खीरा ये तीनों के तीनों मेरे दोस्तों, ये तीनों के तीनों क्या हैं, एक लिंगी हैं। यानी कि इसमें मेरे दोस्तों, इसमें एक पपीता होता है, एक पपीती होती है, एक खरबूजा होता है, एक खरबूजी होती है, एक खीरा होता है और एक खीरी होती है। ठीक, लेकिन सरसों में ना तो कोई सरसों होता है ना कोई सरसों होती है। चलिए आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन। टेरिडोफाइटा, भैया टेरिडोफाइटा पादप जगत का तीसरा जगत है। पादप जगत का मेरे दोस्तों तीसरा जगत कौन सा है? तो पादप जगत का तीसरा जगत मेरे दोस्तों टेरिडोफाइटा है। इससे पहले दो फाइटा कौन से हैं? पहला आता है थैलोफाइटा, पहले नंबर पर आता है थैलोफाइटा, दूसरे नंबर पर आता है ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा आता है तीसरे पर टेरिडोफाइटा। चौथे पर अगर आपसे बात करें तो आता है अनावृत्त बीजी, अनावृत्त बीजी मेरे दोस्तों इसे कहते हैं जिम्नोस्पर्म। क्या कहते हैं? जिम्नोस्पर्मा, जिम्नोस्पर्मा। और पांचवें पर आता है एन जिम्नोस्पर्मा, एम जिम्नो अस्पर्मा। इसी को हिंदिया में कहते हैं आवृत्त बीजी। क्या कहते हैं? आवृत्त बीजी कहा जाता है। ठीक, और टेरिडोफाइटा में क्या होता है? तो इसमें भैया पहले सब में ध्यान रखिएगा, इनमें ना तो फल, ना तो इसमें पत्ती पाई जाती है, ना तने पाए जाते हैं, ना फूल पाए जाते हैं, कुछ नहीं पाया जाता। ब्रायोफाइटा में मेरे दोस्तों ना तने पाई जाती है, ना पत्तियां पाई जाती है, ना फूल पाई जाती है। इसमें पत्तियां जो होती हैं, तने जो होते हैं वो मेरे दोस्तों कांटे के रूप में विकसित हो रहे होते हैं। और वहीं टेरिडोफाइटा में, टेरिडोफाइटा में मेरे दोस्तों पत्तियां होती हैं, तने भी होते हैं, पत्तियां तने होते हैं, जड़ भी होता है, लेकिन मेरे दोस्तों फूल पुष्प नहीं होता है। फूल मेरे दोस्तों फूल नहीं होता है, पुष्प नहीं होता है, तो पुष्प इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, और ये हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, आप लोगों के लिए होमवर्क। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो आज के ये 30 मेरे दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो कि विगत वर्ष में आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए। मेरे दोस्तों आपको क्लास कैसी लगी आप कमेंट कर जरूर बताइएगा। और याद रखिएगा मेरे दोस्तों, यूं ही खाली बैठे रहने से कुछ नहीं मिलता है। इस जमाने में हमें लगन के साथ, मेहनत के साथ, ठीक, लगन के साथ, मेहनत के साथ मेरे दोस्तों कोशिश करनी पड़ती है। आपने सुना ही होगा कि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना उसे ना अखरता है, आखिर में उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर हर बार खाली हाथ लौट कर आता है, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता उत्साह इसी हैरानी में, आखिर में खाली मुट्ठी उसकी हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है उसे स्वीकार करो, असफलता एक चुनौती है उसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो, क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो, जब तक ना हो सफल, जब तक ना हो सफल, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर यूं ना भागो तुम, क्योंकि बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए मेरे दोस्तों हमेशा कोशिश करते रहिएगा। ठीक, कहते नहीं है मिल जाएगी मंजिल भटकते भटकते, मिल जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह वे हैं जो घर से निकले नहीं। तो घर से निकलिए, मंजिल आपका इंतजार कर रहा है। ठीक, बस मंजिल के पास हाथ पांव नहीं है कि आपके पास आ जाए,
मंजिल के पास आपको स्वयं चलकर जाना है मेरे साथ, ठीक, याद रखिएगा। तो यूं ही संसार में कुछ नहीं मिलता है, हर एक चीज के लिए हमें हमेशा लड़ना पड़ता है, कभी अपनी बुरी आदतों से, तो कभी मेरे दोस्तों समाज में फैले कंपटीशन और बुराइयों से। अब मैं आशा करता हूं आप हमारे एक सच्चे वीर एक सच्चे वीर मेरे दोस्तों सिपाही हैं। आप कभी भी हार नहीं मानेंगे, आखिरी सांस तक अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे, ठीक है मेरे दोस्तों। मरने के बाद आपको एक सुकून का नींद मिलेगा, आपको सुकून की एक रात मिलेगी, सुकून का एक चैन मिलेगा, आपको दोबारा कोई जगाने नहीं आएगा। जब तक जिंदगी है तब तक संघर्ष है, जब तक जिंदगी है तब तक संघर्ष है, अर्थात जिंदगी ही संघर्ष का नाम है, जिंदगी ही संघर्ष का नाम। तो संघर्ष अपना जारी रखिए, जब तक शरीर में रवानी है तब तक संघर्ष हमारा जारी है। जय हिंद, जय भारत।